हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ सारस्वत टोक्यो से। तो सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी बिकॉज़ ये वीडियो मुझे 2 महीने पहले तकरीबन डालना था, जो कि मैं नहीं डाल पाया। मैं आज इसको डाल रहा हूँ। उसका लेट होने का रीज़न ये था कि जैसे आपको पता है कि हम कुरे से टोक्यो शिफ्ट हुए हैं, तो काफ़ी कुछ चेंजेस हुए। हम शिफ्ट हुए, देन मेरी न्यू जॉब और बेटे का भी स्कूल हमने चेंज किया यहाँ पे। सो काफ़ी कुछ लाइफ में चेंजेस हुए, उस पर फोकस कर रहे थे और मैं यूट्यूब की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। इसी बीच काफ़ी इमिग्रेशन चेंजेस भी आए, वो भी मुझे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। सो यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी हो मैं टाइमली आप लोगों को वीडियोस डालूँ। आज हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक पिछला पेंडिंग है, कि जापान में जब जॉब चेंज हो करते हैं तो क्या होता है, क्या कैसे रहता है। इंडिया का तो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता है, और जो जिस कंट्री में रहते हैं उसका पता है हम लोगों को। जिन लोगों को जापान का नहीं पता है, मैं यहाँ पे एज़ पर अपने एक्सपीरियंस में आपको आज एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो आप लोगों को बेटर समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला तो ये है कि आपको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करने से पहले क्या क्या बातें दिमाग में रख लेनी है या क्या क्या कैलकुलेशंस कर लेनी है। दूसरा है, जब आपका रेजिग्नेशन सबमिट हो रहा हो या हो जाए तब क्या करना है। तीसरा, न्यू कंपनी में ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ये एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, जिसमें कि मतलब लीगली आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, या कोई किसी मतलब किसी आप पेपर वर्क में ना फंसें, किसी परेशानी में पेपर वर्क या किसी मॉनेटरी प्रॉब्लम में आप ना फंसें, वो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पहले टॉपिक की, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जब रेजिग्नेशन सबमिट करने से पहले आपको क्या करना है। ठीक है, तो जैसे आप डिसाइड कर लो कि नहीं, अब मेरे को रिज़ाइन करना है मेरी जॉब से, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अपनी लीव्स काउंट करें कि मेरे पास पेड लीव या जो ईयरली लीव्स मिलती हैं वो कितनी बची हुई हैं, क्योंकि जापान में लीव एनकेशमेंट का कोई रूल नहीं है। तो सपोज़ अगर आप ये सोचो कि मैं काम कर लेता हूँ और थोड़ी छुट्टियाँ लेके बाकी मुझे वो पैसा मिल जाएगा, वो यहाँ पे रूल नहीं है। तो आप अपनी पूरी छुट्टियाँ नोटिस पीरियड में यूटिलाइज करने का प्लान करें। दूसरा, एज पर लेबर लॉ जापान में सिर्फ 14 डेज़ का नोटिस पीरियड है कि आपको जॉब छोड़ने से 14 डेज़ पहले अपने एम्प्लॉयर को बता देना है। तो इस चक्कर में मत पड़ना कि एम्प्लॉयर कह रहा है कि 2 महीने रुकोगे, 2.5 महीने रुको, क्योंकि ये फॉरेन लैंड है। ठीक है ना, आप एक वीज़ा होल्डर हो या पीआर होल्डर हो, जो भी हो, रिस्क रहता है एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करने पे। कब पता नहीं नए एम्प्लॉयर का मूड बदल जाए और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट आपका नए एम्प्लॉयर के साथ कैंसिल हो जाए। तो बिल्कुल क्लोज मूवमेंट रखना इसमें, बिल्कुल क्लोजली। आप फटाक से उधर एग्जिट करो, फटाक से नई कंपनी में निकल जाओ। थर्ड पॉइंट है कि अपने एग्जिस्टिंग कंपनी से एग्जिट और नई कंपनी में ज्वाइनिंग के बीच एक भी दिन का गैप मत रखना। सपोज टुडे इज योर लास्ट डे, टुमारो यू शुड बी ज्वाइनिंग टू द न्यू कंपनी। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है कि जब भी हम जापान में काम करते हैं तो एक इंश्योरेंस हमको मिलता है जिसको नेशनल इंश्योरेंस बोलते हैं। अगर आपने वो गैप कर दिया तो आपका इंश्योरेंस कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो इंश्योरेंस आपका लिंक होता है आपके एम्प्लॉयर के साथ। तो सपोज एम्प्लॉयर क्या करता है, जिस दिन आपका लास्ट डे होता है उस दिन उस इंश्योरेंस को कैंसिल कर देते हैं। अब सपोज आपने कर लिया एक कंपनी ज्वाइन करने के बीच में 1 वीक का गैप। अब वो 1 वीक के बीच में भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, किसी प्रकार की कोई और इमरजेंसी आ गई, तो यू कैन नॉट टेक योर सपोर्ट फ्रॉम इंश्योरेंस एट दैट मोमेंट। जब आप नई कंपनी में जाओगे, जब आपका नया इंश्योरेंस कार्ड आ जाएगा, उस टाइम पे आप शायद उसको रिक्लेम कर सकते हो। उससे मैंने ऐसा कुछ सुना है सिटी ऑफिस में, मेरे को भी ठीक से पता नहीं है, पर पक्का ऐसा प्रोसीजर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अननेसरी वो एक हैडेक हो जाता है नई कंपनी के लिए भी कि भाई इस बंदे ने बीच में गैप क्यों करा, और ये सब एक्सप्लेनेशन में गवर्नमेंट को। तो गैप मत रखना एक भी दिन का, नेक्स्ट डे यू ज्वाइन इट। तो ये 3 मेरी तरफ से पॉइंट मेजर हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं बिफोर यू प्रोसेस फॉर द सबमिटिंग योर रेजिग्नेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप जैसे सपोज आपने अपना रेजिग्नेशन सबमिट करने का डिसाइड कर लिया। ठीक है, आपने पेपर दे दिया अपना। सबसे पहले आप लग जाओ अपना हैंडओवर बनाने में कि भाई मेरा ये काम है, मेरा को ये हैंडओवर देना है। जिसको भी लेना होगा वो लेते रहेंगे अपना, आप अपना हैंडओवर अपनी तरफ से बना लो। ठीक है, और
यहाँ पे क्या होता है, द मोमेंट योर मैनेजमेंट विल एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन, अपने एचआर के पीछे पड़ जाओ सबसे पहले कि भैया मेरा एग्जिट शेड्यूल दो, मुझे मेरा शेड्यूल दो कि आप कब तक मुझे रखोगे, आप मेरे शेड्यूल पे एग्री हो कि नहीं हो, 14 डेज 15 डेज जो भी आप ले रहे हो नोटिस पीरियड, उस पर एग्री हो कि नहीं हो, ठीक है। मेरा पेमेंट का क्या रहेगा, मुझे पेमेंट का बताओ, मेरा कब क्लियर करोगे, कैसे क्लियर करोगे, क्योंकि कई बार ये लोग क्या करते हैं, ये आपकी पेमेंट, जैसे मैं कुछ छोटी कंपनीज का बता रहा हूँ कि दे डिले योर पेमेंट्स अननेसेसरली, तो बिल्कुल क्लियर कट सब पेपर पे लिख के ईमेल पे लेके ही चलना है, ठीक है। एक चीज़ और कि मैंने जैसे आपको भी बताया कि लीव इनकैशमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया था कि लीव इनकैशमेंट नहीं है, आप अपना क्या कहते हैं उसको, लीव को सब कंज्यूम कर लेना, आराम से अपना घूमो फिरो छुट्टियों में या अपना घर। मैंने एक्चुअली मिस्टेक कर दी थी, मेरे को मेरी कंपनी ने नहीं बताया था कि लीव इनकैशमेंट नहीं है, और मेरे दिमाग में इंडिया वाला रूल था कि नहीं यार लीव इनकैशमेंट तो मिलेगा। तो भाई मेरी तो 1 महीने की 27 दिन की पूरी छुट्टियां खराब हो गई, जिसमें ना मुझे पैसा मिला, बिकॉज मैंने अपने लास्ट वर्किंग डे तक काम किया था, तो वो ख़राब हो गया। और मुझे शिफ्टिंग भी बहुत शॉर्ट नोटिस में करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास छुट्टियां बहुत ज़्यादा बची नहीं थी फिर एंड में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वो तो है नहीं, क्या कहते हैं, लीव एनकैशमेंट तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन जब आप कंपनी छोड़ते हो तो एक रिटायरी अलाउंस मिलता है। रिटायरी अलाउंस उसको जापानीज में बोलते हैं ताइशोकुकिन। सो वो कंपनी आपको कैलकुलेट करके बकायदा एक पेपर देगी कि ये आपकी कैलकुलेशन है, ये आपका इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये इतना आपका बनता है। उसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए यूजुअली मैनुअल कैलकुलेशन, मतलब कोई मैनुअली इंसान उसको एंटर कर रहा है, अपनी लेटेस्ट बेसिक चेक कर लेना कि वो एज पर लेटेस्ट बेसिक से कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। वो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, और जो उसका स्टैंडर्ड फार्मूला है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप कहीं भी इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देन इसमें और क्या था, हाँ, और एक चीज़ और है कि जब आपका रेजिग्नेशन सबमिट हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो एक चीज़ और आपको पूछनी कि डॉक्यूमेंट्स आते हैं कुछ, जैसे वो आपका टैक्स पेपर देंगे, ठीक है, फिर आपका एक रेजिडेंस टैक्स का एक पेपर देंगे आपको, जो आपको नई कंपनी में सबमिट करना होगा, उसका मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। और बाकी एक सेपरेशन नोटिस बोलते हैं कि इस बंदे को हमने रिलीज़ कर दिया, उसका एक पेपर आता है ग्रीन और पिंक सा, वो कब भेजोगे, क्या करोगे, ये सब चीज़ें यहाँ ज़रूरत पड़ेंगी जब फ्यूचर में कभी नए एम्प्लॉयमेंट के लिए जाओगे, किसी ने मांग लिया, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास कागज़ होने चाहिए। यहाँ पे कोई वैसा रिलीविंग नोटिस नहीं मिलता जैसे हमारे यहाँ मिलता है इंडिया में, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सेपरेशन टाइप का एक नोटिस वो देते हैं, वो आपको बाई पोस्ट लोग भेजेंगे, बट डेट कंफर्म कर लेना कब तक भेजेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब आप नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको क्या बात मेरी साइड से ध्यान में रखनी है। पहली बात तो मैंने पहले भी कहा था, इट्स अ फॉरेन लैंड, जितना जल्दी हो सके एग्जिट करो और न्यू कंपनी में एंट्री करो, डोंट गिव लॉन्ग गैप, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि जैसे मैंने बताया था रेजिडेंस टैक्स के बारे में, रेजिडेंस टैक्स का आपका पेपर देंगे, तो रेजिडेंस टैक्स एक लंबा सा पेपर आता है यहाँ पे, उसमें लिखा होता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना 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 टैक्स जाना है, तो वो पूरे साल की कैलकुलेशन होती है। उसके साथ वो एक पेपर और देते हैं जिसमें कि ये डिक्लेरेशन होती है कि भाई इस महीने तक का तो टैक्स हमने डिपॉजिट करा है इनकी सैलरी में से काट के, अब आपको जमा करना है। मतलब वो पेपर आपको ले जाके अपनी नई कंपनी को दे देना है अलॉन्ग विद टैक्स सर्टिफिकेट, टैक्स कैलकुलेशन पेपर, कि ये अब आपको आगे जमा करना है। और वो क्या करेंगे उसके बाद, जो आपकी नई कंपनी होगी वो एक उनका फॉर्मेट होता है, उसको बना के अपनी स्टैंप लगा के सब कुछ करके सिटी ऑफिस को टाइमली जमा कर देंगे, और वो टैक्स जो है वो आपके सैलरी में से डिडक्ट होने लगेगा। सो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें थोड़ा ध्यान रखना, मैंने केसेस अभी सुने भी हैं 2-4 कि हो क्या रहा है कि जैसे सपोज आप इंडिया चले गए, ठीक है, सॉरी हाँ, मतलब समझ लो आप इंडिया चले गए और वहाँ हो गया लॉकडाउन, या फ्लाइट्स फिर से उड़ना बंद हो गई और आपका वीज़ा हो गया एक्सपायर। इन दैट केस क्या हो रहा है कि वो रेजिडेंस टैक्स का बहुत बड़ा इशू आ जाता है। या तो आप उस टाइम पे क्या करो कि किसी को बोल दो अपने वालों को जापान में कि भैया मेरा रेजिडेंस टैक्स जमा कर दो यार पूरे साल का, आई विल पे यू, ठीक है। क्योंकि अगर आप रेजिडेंस टैक्स जमा नहीं करोगे ना,
तो नेक्स्ट टाइम मैं आपकी पेंशन में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका मैं एक अलग से बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के साथ अभी हुआ है जो मेरे साथ यहीं टोक्यो में रहते हैं। तो उनसे मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करके और सिटी ऑफिस से पता करके मैं आपको ठीक से वीडियो बना के दूंगा कि क्या एग्जैक्टली केस हुआ, किस तरह के केस हो रहे हैं, क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें रेजिडेंस टैक्स में ये आता है कि सपोज यू आर गोइंग टू इंडिया और आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, यू विल बी नॉट नो मोर लिविंग इन जापान। तो दो केसेस हैं कि आप परमानेंट जा रहे हो, वापस नहीं आओगे, ठीक है। उस केस में आपको अपना पूरा रेजिडेंस टैक्स पे करके जाना है फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। दूसरा यह है कि भैया नहीं, मैं तो 3 साल के लिए जा रहा हूं, वापस आ जाऊंगा। इस केस में आप बोल सकते हो सिटी ऑफिस में कि भाई मैं टेम्परेरीली जा रहा हूं, आई विल बैक, वंस आई बैक दैट टाइम आई विल रीस्टार्ट पेइंग द रेजिडेंस टैक्स। तो ये आप केस वाइज अपना देख लेना, जैसा भी जिसका केस हो, ठीक है। तो अब इसमें तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपका नया मैंने बताया था जैसे कि आपका इंश्योरेंस कार्ड ख़त्म हो जाएगा, नया इंश्योरेंस कार्ड आपको देना नई कंपनी देगी। तो क्या होता है, जब आप नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हो तो न्यू कंपनी ऑटोमेटिकली आपका नया कार्ड बना देती है, और जो पुराना कार्ड आपके पास होता है वो विद इन 7 डेज आपको अपनी पुरानी कंपनी को भेजना होता है, इंक्लूडिंग योर कार्ड, योर whomsoever डिपेंडेंट ऑन यू। सो सबका कार्ड आपको विद इन 1 वीक अपनी पुरानी कंपनी में भेजना पड़ेगा, या हो सके तो उसी दिन दे आओ, कोई वो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैक्सिमम 1 वीक में आप उसको वापस पोस्ट कर दो। मैं तो वहीं दे आया था उसी दिन, ये पकड़ो। तो ये हो गया, ठीक है। तो नया कार्ड आपके पास अपने आप कंपनी आपकी भेज देगी, आपको कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉब ज्वाइन करने के बाद का, वो है कि जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, जॉब करते हैं, वी गॉट अ वीज़ा, वर्क वीज़ा हमको मिलता है। वर्क वीज़ा क्या होता है कि कंपनी स्पॉन्सर होता है। द मोमेंट अगर आपका, जैसे मेरा क्या था, जब मैंने अभी जॉब चेंज करी तो मेरे पास तकरीबन शायद 4 साल का वीज़ा बचा हुआ था। तो मेरा वो एग्जिस्टिंग कंपनी, पहली वाली कुरे वाली कंपनी का स्पॉन्सर वीज़ा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, विद इन 14 डेज ऑफ योर ज्वाइनिंग न्यू कंपनी आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देना कि यार मैंने ना नई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ये मेरी कंपनी है, ये मेरी लोकेशन है, ये मेरा एड्रेस है नया, दैट्स इट। इतने में ख़त्म हो जाता है काम। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा है आप इमिग्रेशन ऑफिस जा सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसेज टोक्यो जैसे बड़े शहरों में ना बिजी रहते हैं, तो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं जाना। आप ऑनलाइन यदि कर सकते हो तो, और ऑनलाइन भी मेरे ख्याल से 7-8 लैंग्वेजेस में है वो वेब पेज, सो इजीली यू कैन डू इट। एक लॉगिन बनाना पड़ता है और उसमें स्टेटस आ जाता है कि ठीक है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, वो पूरी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करके वो स्टेटस अपडेट हो जाता है, वहाँ वो मैटर ख़त्म। लेकिन अगर आप नहीं करोगे और आपका वीज़ा रिन्यूअल पे आ गया, वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपको ऐसा हो कि आप भूल जाओ, सपोज कि यार मेरे को याद नहीं रहा 14 डेज में इसको अपडेट करने का, तो जब याद आए तब कर दो, लेकिन वीज़ा रिन्यूअल से पहले कर दो, नहीं तो वो वीज़ा रिन्यूअल में आपको परेशान करेंगे, ठीक है। और बाकी का देखो, मेरे एक अपना एक्सपीरियंस उसमें रहा है जब मैंने जॉब चेंज करी थी जापान के अंदर, कि मतलब कंपनी, मैं तो आई वर्क फॉर देम 8 years, और उसके बाद भी क्या था कि जब मैंने रिज़ाइन दे दिया तो लोगों का ना एटीट्यूड चेंज हो जाता है। ये मेरे ख्याल से यूनिवर्सल सब जगह है। जापानीज़ लोग आपसे बात नहीं करेंगे, आपको ग्रीट नहीं करेंगे, आपसे कोई काम, आप जस्ट आओ अपना डेली रूटीन वर्क करो चले जाओ, आपकी कोई एडवाइस नहीं मानी जाएगी, कुछ नहीं होगा, वो सब एक नॉर्मल चीज़ है। तो उसको मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हार्डली मत लेना, जल्दी एग्जिट कर लेना, यही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो जॉब चेंज के बारे में इतना ही, मेरे को इतना ही पता था, मेरे साथ इतना ही कुछ हुआ है अभी तक, तो ये है। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो एक कुछ दिनों बाद डालूंगा दूसरा, इसके बाद उसमें मैं बताऊंगा कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो रहे हो, जैसे हम कुरे से पूरा प्रेफेक्चर चेंज करके टोक्यो में आए हैं, तो आपको क्या करना है, क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पे आपको कम पैसा लगे, क्योंकि यहाँ पे रहना भी बहुत महंगा है कई बार। तो अगर आप प्राइवेट बिल्डर्स के पास या ऐसे कुछ जाओगे तो उसका मैं एक वीडियो आपको बना के बताऊंगा। मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा मैं सैटरडे को डाल दूं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे एक बार और इमिग्रेशन की, कि जो भी नए रूल हो रहे हैं बड़े, और बच्चों के बारे में भी जो मेरे को नया रूल पता चला है अभी, तो वो हो सकता है सब लोग, अब आप लोग न्यू ईयर पर जाएंगे इंडिया या इंडिया से वापस आओगे तो आपके काम आ सकता है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड सॉरी अगेन, ये वीडियो बहुत लेट हो गया, इतना लेट नहीं होना चाहिए था। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।